नमस्कार। कार्यक्रम गांव दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। मैं उन वीर शहीदों के पावन चरणों में शीश झुकाता हूं जो देश हित बलिदान हुए। मैं उनकी गाथा गाता हूं। गांव दर्शन यात्रा की इस कड़ी में हम आपको रूबरू करा रहे हैं उत्तराखंड के महान वीर सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर केसरी चंद की जन्मस्थली जौनसार के क्यावा गांव से। गांव दर्शन के इस कार्यक्रम में दर्शकों को हम यात्रा करवा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी वीर केसरी चंद की जन्मभूमि क्यावा गांव की। जौनसार बावर के अतुलित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्यावा गांव का दर्शन करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। प्रकृति के दिलकश नजारों से लगभग क्यावा गांव पर्यटकों को भी सहज ही आमंत्रण देता है। निसंदेह यहाँ पर्यटन विकास की भी भरपूर संभावनाएं हैं। देवदार के सघन वन इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हुए मानो आपसे कहते हैं, आओ इस मिट्टी को नमन करो जिसने अमर शहीद वीर केसरी चंद जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया। अमर शहीद वीर केसरी चंद जी का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में पंडित शिवदत्त के घर पे हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा विकास नगर में हुई। 1938 में डीएवी कॉलेज देहरादून से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर इसी कॉलेज में इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई जारी रखी। केसरी चंद जी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। खेल कूद में भी इनकी विशेष रुचि थी। इस कारण वो टोली नायक रहा करते थे। नेतृत्व के गुण और देश प्रेम की भावना इनमें कूट कूट कर ही भरी हुई थी। देश में स्वतंत्रता आंदोलन की सुगबुगाहट के चलते केसरी चंद पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेते रहते थे। इंटर की परीक्षा पूर्ण किए बिना ही केसरी चंद जी 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडिया आर्मी सर्विस कोर में नायाब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध जोरों से चल रहा था। केसरी चंद को 29 अक्टूबर 1941 को मलाया के युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया गया, जहां पर जापानी फौज द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है। केसरी चंद जी ऐसे वीर सिपाही थे जिनके हृदय में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे से प्रभावित होकर ये आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। मणिपुर के मोर्चे पर उन्हें उनके अदम्य साहस के कारण जोखिम भरा कार्य सौंपा गया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली जेल भेज दिया, जहां मात्र 24 वर्ष 6 माह की आयु में उन्हें फांसी दे दी गई। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें अनेक प्रलोभन भी दिए, लेकिन उन्होंने फांसी के फंदे को चुनना उचित समझा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से गांव दर्शन की टीम चल पड़ी है जौनसार बावर के प्रतिष्ठित गांव क्यावा के लिए। इसी क्यावा गांव की यात्रा के लिए देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर की चहल पहल को पार कर चल पड़े हैं चक्राता के सफर पर। इस यात्रा के दौरान इलाके का सबसे बड़ा बाजार मिलता है, जो कि है विकास नगर। क्षेत्र के लोग यहाँ अपनी कृषि उपज बेचने आते हैं और जरूरत की वस्तुएं खरीद कर ले जाते हैं। यानी ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। सीधी सपाट सड़कों से गुजरने के बाद आगे की यात्रा पर्वतीय सर्पीली बलखाती सड़कों से होते हुए चक्राता पहुंचती है, तो एक मानो स्वप्न लोक सा नजारा सामने दिखता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज सैनिकों के लिए बसाए गए चक्राता कैंट के कारण ये इलाका शांत, सुरमय और सुखद जलवायु के कारण आज भी पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। मार्ग में पारंपरिक और नकदी फसलों से लहलहाते खेत, पाशरों में देवदार का सघन वन और स्वच्छ निर्मल सुरमय वातावरण, कोलाहल से दूर अपूर्व शांति पर्यटकों को बरबस अपनी ओर न सिर्फ आकर्षित करती है, बल्कि यहाँ आने पर मंत्रमुग्ध भी कर देती है। स्थान स्थान पर नए आधुनिक साज सज्जा से युक्त
कई रिजॉर्ट और होटल हाल के वर्षों में विकसित हुए हैं। अमर शहीद केसरी चंद की स्मृति में आयोजित होने वाला शहीदी मेला प्रतिवर्ष 3 मई को चकराता के रामताल गार्डन में आयोजित होता है। मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद ने खुद आह्वान किया था कि उनके बलिदान पर शोक नहीं, उत्सव मनाया जाए। और यहाँ के लोग आज भी प्रतिवर्ष 3 मई को वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर स्मृति मेला आयोजित करते आ रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ पर 1 नवंबर 1920 को केसरी चंद जी का जन्म हुआ था। केसरी चंद जी ने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो वहाँ विकासनगर में की थी, आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज में। उसके बाद हाई स्कूल उन्होंने किया था और हाई स्कूल करने के बाद वो इंटर करने के लिए देहरादून चले गए थे, जहाँ डीवी इंटर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। उस समय एफ़ए कहा जाता था इंटर को, तो एफ़ए बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़ करके उसमें अप्रैल 1941 में वो रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में भर्ती हो गए थे। और उसके बाद 1941 में ही वो भेज दिए गए थे, जावा चले गए थे वो। और जावा में ही उनको उस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, हम सब लोग जानते हैं विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्ध के समय में उनको जावा में कैद कर लिया गया था, तो वहाँ पर वो कैद रहे। उसके पश्चात हम लोग सब जानते हैं कि उस समय आज़ाद हिंद फ़ौज का भी जो है उस समय गठन हो गया था। तो आज़ाद हिंद फ़ौज में के जो प्रणेता थे वो सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जितने भी हमारे इंडियंस जो सैनिक थे जो वहाँ पर जावा में कैद थे, उनसे कहा कि क्यों ना अपने देश के लिए हम लोग जो है कुछ करें। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज में जो है सम्मिलित होने का उनको न्योता दिया और सभी लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट किया। केसरी चंद जी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो केसरी चंद जी जो है फिर आज़ाद हिंद फ़ौज में भर्ती हुए। उसके बाद आज़ाद हिंद फ़ौज की तरफ से काम करते हुए वो लगातार जो है देश की आज़ादी के लिए अपना प्रयास करते रहे। और उसके बाद मणिपुर में इम्फाल का एक मोर्चा उनको दिया गया था, तो वो पुल उड़ाने के प्रयास में जब वो वहाँ पे गए थे तो उस समय वहाँ ब्रिटिश सेना द्वारा वो बंदी बना लिए गए थे। और उसके बाद उनको फिर बंदी बना करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल में दिसंबर 1944 में और जनवरी 1945 में कोर्ट मार्शल की उनकी डिफरेंट डेट्स लगी। और उस डिफरेंट डेट्स में उनकी, जैसे हम लोग जानते हैं, केवल 24 साल के थे वो जिस समय वो पकड़े गए थे। तो उस समय उनको ये सलाह दी गई थी कि आप केवल एक स्टेटमेंट ये दे दें कि ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। वो केवल वो थोड़ा सा उनको मिसगाइड किया गया था और वो ब्रिटिश एम्पायर में अपनी श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं ब्रिटिश एम्पायर के प्रति। लेकिन उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं पूरे होशोहवास में अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मैं आज़ाद हिंद फ़ौज में आया हूँ और मुझे जब भी अवसर मिलेगा तो मैं फिर अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने देश की तरफ से इस ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। तो लगातार जो डेट्स चलती रही वो कोर्ट में। उसके बाद फरवरी 1945 में उनको सीजे ऑचिनलेक थे, उन्होंने जो है उनको सजाए मौत सुनाई गई। तो उसके 3 महीने बाद 3 मई 1945 को उनको दिल्ली जिला जेल में उनको फांसी दे दी गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जब वो उनकी डेथ हुई थी तो डेथ के समय पे जब अंतिम समय पे उनसे जब मिलने गए थे तो 3 मई की सुबह उनको मिलने का समय दिया था। जो उनके निकट संबंधी थे, उनके निकट मित्र थे, तो जो दृष्टांत वो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि 6 बजे सुबह उनको फांसी दी जानी थी। जब 5 बजे उनको मिलने का समय दिया गया तो उनके चेहरे पे शिकन नहीं था। और जब एक शाम पहले, यानी कि 2 मई की शाम को जब एक उनसे लगाई गई थी, उनके निकट संबंधियों और मित्रों ने एक अनुमति मांगी थी उससे मिलने की, तो अनुमति देने से पहले केसरी चंद जी ने उनसे ये कहा था कि मैं केवल एक शर्त पे उन लोगों से मिलूंगा कि वो किसी भी तरीके से वो रोएंगे नहीं मेरे सामने आकर के। तो जब वो गए वहाँ पे मिलने तो वो कहते हैं कि उनके चेहरे पे शिकन नहीं था बिल्कुल भी। और उन्होंने ये बात उन्हें कही था कि देखिए, मैं देश की आज़ादी के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ और कभी भी आप इसके ऊपर, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी अपराध में पकड़ा गया हूँ, मैं देश की आज़ादी के लिए अपना जान दूँगा और इस पर आप हमेशा मुझ पर गर्व करें। यहाँ और ये भी कहा उन्होंने कि मेरे इस शहीदी दिवस को, जब आज मैं कुछ समय बाद मैं जीवित नहीं रहूँगा, आप लोग मेरी बॉडी लेकर के जाओगे, तो मेरे घर वालों को भी ये कहना कि कभी शोक ना मनाएं और आज के दिवस को सेलिब्रेट करें, ये उन्होंने कहा था। ये सबसे यूनिक मैं इसको इसलिए समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कि आपने देखा होगा कि शहीदी दिवस पे कोई सेलिब्रेशन नहीं होते हैं। लोग जाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि लेते हैं, अपना पुष्प अर्पित करते हैं उनको, शहीदों को, और चले आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा हमारा एक आयोजन है कि जिसमें आकर के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, लोग
का नाच गाना होता है, लोग उसमें एक तरीके से बड़े खुश आप जो है उसमें शिरकत करते हैं उसमें। तो ये केसी चंद जी की जो अंतिम इच्छा है वही पूरी करते हैं। प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों, खेत खलिहान और वन प्रांतर के साथ लोक जीवन के विविध पहलुओं से गुजरते हुए हम पहुंच चुके हैं कयावा गांव में। जौनसार उत्तराखंड का ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जो अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति को संजोए हुए है। आधुनिकता के दौर में भी उनकी सभ्यता और लोक संस्कृति आज भी कायम है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती-बाड़ी व पशुपालन है। जौनसार में फल, सब्जियां, मोटे अनाज, दाल, लहसुन, अदरक की खेती मुख्य रूप से की जाती है। आजीविका के रूप में पशुपालन भी मुख्य आधार है। गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं व भेड़, बकरी, मुर्गी पालन पर आजीविका निर्भर है। अखरोट, आड़ू, पुलम के पेड़ गांव का बोध सहज ही करा देते हैं। कहीं दूर दूर तक आलू की फसल ललहा रही है तो कहीं खेतों में मटर तोड़ते किसान दृष्टिगोचर होते हैं। वीर केसरी चंद के रिश्ते में चाचा चंद्रशेखर जोशी ने ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक खेती के स्थान पर नकदी फसलें बोने के बारे में विस्तार से बताया। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारा गांव में कम से कम 25-30 घर हैं और सब खेती करते हैं। खेती में भी मन लोगों का उब गया है क्योंकि समय पर बारिश नहीं होती। खेती में जो काम करते हैं उनको बीज का पैसा भी वसूल नहीं होता, तो लोगों का रुझान अब मजदूरी की तरफ जा रहा है, खेती की तरफ कम हो गया है। गांव के सब मिलजुल करके रहते हैं, समाज के सारे वो निभाते हैं। शादी ब्याह और रहन सहन में सब मिलजुल करके काम करते हैं। खेती में पहले तो ये मक्की और मंडुआ, धान, लेकिन अब कैश क्रॉप की फसलें बोते हैं ज़्यादातर। अब कैश क्रॉप भी ज़्यादा बोते हैं, जैसे आलू है, मटर है, गागली है। अब ज़्यादातर यही चीज़ें बोते हैं। बाहर तो अब भाई गांव में कम लोग हैं, बहुत कम हैं। गांव में तो बहुत ही कम हैं, लेकिन सब बाहर चले गए हैं, सब बाहर रहते हैं। बिजली पानी की भी व्यवस्था ठीक है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों व जलवायु को ध्यान में रखते हुए मकान मुख्य रूप से लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। लोग पारंपरिक पहाड़ी शैली में बने घरों में जीवन निर्वाह करते हैं। लकड़ी व पत्थरों पर नक्काशी वाले पारंपरिक मकान खूब देखने को मिलते हैं। यद्यपि आधुनिकता का प्रभाव भी तेजी से मकान निर्माण पर पड़ रहा है। अब सीमेंट के बने लेंटरदार शहरों जैसे मकान भी बन रहे हैं। गांव में आधुनिकता की दस्तक हुई तो पुराने पारंपरिक भवनों का स्थान सीमेंट कंक्रीट के भवनों ने ले लिया है। यहाँ पत्थर और लकड़ी से बने भवन पूर्वजों के वास्तुशिल्प का बोध कराते हैं। कुछ पुराने भवनों की छतों पर स्लेट का स्थान टिन की चादरों ने ले लिया है, किंतु जो पुराने भवन अभी भी मौजूद है वे शिल्पियों के बेजोड़ कौशल की न सिर्फ बांगी से साक्षात्कार कराते हैं, बल्कि जलवायु के अनुकूल परिवेश के असीम ज्ञान से भी रूबरू करवाते हैं। आधुनिक और पुरातन भवनों की उपयोगिता के मुद्दे पर ग्रामीण दयाराम जोशी हमारे साथ विस्तार से बात करते हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। मुझे बड़ा गर्व है, मैं इस गांव में पैदा हुआ हूं जहां पर कि देश के लिए जिन्होंने जो है आहुति दी है अपने प्राणों की, उस गांव में पैदा हुआ। मुझे बड़ा गर्व है और इसलिए मैं जो है खुद भी जो है पैरामिलिट्री फोर्स में जो है भर्ती हुआ और रिटायरमेंट हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये यहाँ की जो मकानों की, पुराने जो मकान आपको कुछ दिख रहे हैं, ये आज तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, कहीं बदलाव आ चुके हैं, लेकिन कुछ जो मकान ये पुराने मकान हैं जो आज कॉलमों पर जो मकान बन रहे हैं बदलाव के साथ साथ,
उससे पहले यहाँ के जो मकानों में 1 फीट जो है पत्थर को चिनाई करके उसके ऊपर फिर एक लकड़ी का जो है कॉलम बनता था और ये कंटिन्यू जो है ऊपर तक जाता था। और इससे चाहे भूकंप की कोई भी स्थिति हो, कहीं से कैसा हो, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और उसके अलावा इसमें सुविधा सर्दियों में जो है इसमें जो है लकड़ी के मकानों में गर्म रहता था और गर्मियों में जो है ये ठंडा रहता है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी थी। आज तो इतना बदलाव हो गया कि सारे जो सीमेंट के साथ जो है कॉलमों में जो मकान बन रहे हैं वो भी इतने सुरक्षित नहीं हैं जितने कि ये पहले वाले मकान जो कॉलमों में जो बनते थे। कॉलम लकड़ी का जो है इनका जो है हर 1 फीट हर 2 फीट के ऊपर जो है बनते थे और सभी लोगों के मकान यही थे। जितने भी गांव में जितने मकान थे सब यही थे। आज परिवर्तन इतना हो गया कि लोग बाहर रहने लग गए, यहाँ आने लगे, तापमान ज़्यादा हो गया, आबादी ज़्यादा हो गई, तो ये बदलाव हो गया। लेकिन जो मकान उस समय के भी है वो आज के मकान उसके बराबर नहीं है। क्यावा गांव में मवेशियों के रहने के लिए बनाई गई अनेक छानियां आज भी पूर्ववत है। आमतौर पर गांव से हटकर बनाई गई ये छानियां स्लेट पत्थरों से ढकी होती है और वहीं पशुओं के लिए चारा पत्ती का संग्रहण भी होता है। भौतिकता के प्रसार के बावजूद अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव एक साथ कई संदेश भी देता है। क्यावा गांव में अमर शहीद वीर केसरी चंद का पैतृक आवास अगल बगल हुए बदलावों के बावजूद अभी तक एक विशिष्ट स्मारक के तौर पर पूर्ववत है। 1 नवंबर 1920 को इसी घर में वीर केसरी चंद का जन्म हुआ था। वीर केसरी चंद के रिश्ते में दादा मिल्कीराम जोशी चाहते हैं कि गांव को आदर्श ग्राम बनाया जाए। मेरी पढ़ाई लिखाई इसी गांव में हुई है। यहाँ से बगल में नगो है, वहीं पर सारे स्कूल हैं। हालांकि यहाँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ काफ़ी विकास मैंने देखा है। यहाँ से हम सैया तक पीठ में सामान ले जाते थे, लेकिन अब यहाँ गाड़ी आ रही है। यहाँ पे पानी की बड़ी अच्छी सुविधा है, सब कुछ यहाँ हो रहा है। और यहाँ शिक्षा दीक्षा भी मेरे ख्याल से इलाके से सबसे अच्छी रही हमारी। लेकिन जो ये गांव जिस उससे जाना जाता है शहीद का गांव, शहीद की जन्मस्थली, यहाँ पर मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि यहाँ पर ना तो कोई गरीब है, मेहनत खूब करते हैं, चाहे वो खेती करते हों चाहे वो बाहर करते हैं। और मेजॉरिटी हमारी बहुत अच्छी है। कई समितियाँ हमारे गांव में हमने खुद बना रखी है जो कि चलती है। पहाड़ के अन्य गांव की तरह क्यावा गांव में भी पलायन की समस्या ने जगह बनाई हुई है। और ये केसरी चंद जी, वीर शहीद केसरी चंद जी का गांव है, उनकी जन्मस्थली। और सौभाग्यवश, और मैं कहूँगा कि मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, मेरी जन्मस्थली भी यही है। मैं थोड़ा आपके क्यावा गांव के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि क्यावा गांव आज की स्थिति में और पहली स्थिति में, जब हम बचपन में खेला करते थे, कूदते थे, यहाँ पढ़ते थे, तो गांव में एक हलचल हुआ करती थी बहुत। अभी आप लोग देख रहे हो कि गांव सूना सूना सा है, लोग कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गांव में पहले जो थी सब जो आर्थिकी थी वो कृषि पर आधारित थी। अब लोग बहुत सारे माइग्रेट हो गए हैं, सर्विस क्लास में चले गए हैं, गांव में बहुत कम बच्चे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ की एजुकेशन अच्छी रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी यहाँ का जो परसेंट है, मैं समझता हूँ कि 99% होगा। यहाँ की महिलाएँ, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं। बगल में नगो स्कूल में उनकी केसरी चंद की शिक्षा हुई और सब लोग यहीं से पढ़ के गए हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नियरेस्ट जो हमारा जो एक नगो में अस्पताल है और चगरातम में भी है, और बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन साथ साथ इस विकास के साथ साथ गांव सूना हो गया है। आने वाले भविष्य में मैं समझता हूं कि जो अभी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ये कम नहीं। जो मेरे जहां मैं खड़ा हूं, इस परिवार में कम से कम 40, 50, 60 लोगों का परिवार है और आज यहाँ कम दिखाई दे रहे हैं। तो मोस्टली सब लोग बाहर ही सेटल हो गए हैं और उसका कारण यही है कि शिक्षा का अच्छी शिक्षा देने के लिए लोग अपने बच्चों को विकास नगर देहरादून में सेटल कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के बारे में अच्छी फैसिलिटी ना होने के कारण जो एक नॉर्मल होती है गांव में उसी टाइप की है, वो भी लोग बाहर ही जाते हैं। तो इसी कारण से मैं ये कहूँगा कि पहले की विकास तो हुआ है लेकिन गांव सूना हो गया है। केसरी चंद जी
हमारा गर्व है, हमारा गांव का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए, जौनसार बाबर के लिए ही। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पर्वत भूमि में एक ऐसी शहादत है जो उनके समतुल्य कोई दूसरी शहादत दिखाई नहीं देती। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के समतुल्य अगर इस शहादत को माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अपने आप को स्वयं प्रेरित होकर, स्वयं जागृत करके एक 24 साल की उम्र में एक नव युवा का जो योगदान था उस समय, तत्समय देशभक्ति का, उसमें अपने आप को समाहित करते हुए उन्होंने उस आंदोलन में अपने आप को भागीदार बनाया और माँ भारती की चरणों में अपने आप को बलिदान कर दिया। अतीत में इस गांव में भारी हिमपात होता था। इस कारण भवन निर्माण में लकड़ी का ज्यादा प्रयोग किया जाता था। इसका लाभ ये था कि ऐसे में भवन सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतलता प्रदान करते थे। बुजुर्ग श्रीमती मीमो देवी ने हमें ऐसे ही व्यवस्थित घर से रूबरू करवाया। हम क्या करने वाले और मीमो मेरो नाम, और हमारे त्योहारों, विशुओं, मेड़ाओं, दिवालियों और माघों हमारे, और हम खाना बनाते हैं चूल्हे को, चूल्हे से बना हम खाना, चूल्हे लकड़ी के चूल्हे से, और अब बनाते अब गैस में खाना को बनो, रोटी बनो, सब्जी बनो, दाल चावल बनो, हलवा पूरी बनाते हैं, मीठी रोटी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। कयावा गांव का लोक जीवन पहाड़ के शांत, मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर नजर आता है। पशुपालन, खास तौर पर बकरी पालन, ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूत आधार प्रदान करता है। अपनी जरूरतों के अनुरूप लोग गाय भैंस भी पालते हैं। अनाज कूटने के लिए ओखली हर परिवार के आंगन में दिख जाएगी। स्थानीय भाषा में इसे गुत्तू कहा जाता है। सर्दियों में पानी गर्म करने और भोजन बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत सबको रहती है। इसीलिए जलाऊ लकड़ी का संग्रहण लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं। चारा पत्ती की टहनियों को अलग कर इन्हें सुखाने के लिए रख देना इसी भंडारण का हिस्सा है। आगंतुकों को झरोकों से झांकती महिला ग्रामीणों की सादगी, सहजता और जिज्ञासा का सहज ही बोध करा देती है। कयावा गांव के चारों ओर देवदार का सघन वन इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। दूर दूर तक फैले खेत और उसमें उगी फसलें गांव की खुशहाली का साफ संकेत देती है। क्यावा गांव के मध्य में बना मंदिर ग्रामीणों की आस्था का मुख्य केंद्र है। गांव का पारंपरिक जल स्रोत ग्रामीणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता रखता है। गांव के रीति रिवाज, उत्सव धर्मिता और परंपराओं के बारे में ग्रामीण सुरेंद्र जोशी ने विस्तार से बताया। अब क्या करने वाला हो, क्यावा गांव का हूँ और हमें 18 परिवार हो और सब ये देव पूजो ना एक एक महीने का ना गाड़ी से मतलब हर एक महीने की गाड़ी हो ना सबकी 18 परिवारों की हर महीने की एक एक टाइम देव पूजने का ना और सभी लोग पूजो। ठीक, यहाँ शिवरात्रि भी मनाओ। ठीक, सारे त्योहार बार भी मना पो, जागड़े भी हो पो महाराज के 2 जागड़े हो, विशु के टाइम और दिवाली के टाइम। कयावा गांव की चक्राता से भौतिक दूरी बेशक 10 किलोमीटर है। प्रतिवर्ष 3 मई को वीर केसरी चंद शहीदी दिवस पर चक्राता के रामताल गार्डन में ही विशाल मेला जुड़ता है। उसमें अनेक सांस्कृतिक टोलियां अपनी प्रस्तुति देती हैं।
पड़ोसी हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और वीर केसरी चंद को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस मेले में जहां आमोद प्रमोद के लिए बच्चों के लिए तरह तरह के झूले लगते हैं, तो वहीं जरूरत के सामान की दुकानें और खान पान के छोटी दुकानें भी भरपूर लगती है। झूले और दूसरे आकर्षणों का हर कोई आनंद उठाता है। वीर केसरी चंद ने ही आह्वान किया था कि उनकी शहादत पर शोक नहीं, उत्सव मनाएं। उनके इसी आह्वान को लोग स्वीकार कर मेले को सार्थक करते हैं। तो दर्शकों, ये था गांव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत जौनसार के क्यावा गांव का सुनहरा सफर, जिसमें आपने क्यावा गांव के माध्यम से उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।